दोस्तों नमस्कार। तमिलनाडु के राज्यपाल सक्रिय हैं और जब राज्यपाल सक्रिय हैं तो फिर दिल्ली भी सक्रिय है। हॉटलाइन जुड़ चुकी है। राजनीतिक तौर पर घटनाक्रम तमिलनाडु के भीतर इस तेजी से बदलेंगे कि जिस चुनाव परिणाम ने पूरे देश को चौंका दिया, यहां तक कि तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि दशकों से चली आ रही द्रविड़ राजनीति पर पूर्ण विराम लगने की स्थिति में इस जनादेश ने ऐसा मैसेज दिया जो शायद तमिलनाडु के अपने राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी इस तरीके से उभरा नहीं था। यानी डीएमके और एआईडीएमके दोनों अगर तमिलनाडु की राजनीति में हाशिए पर चले जाएं तो उसके बाद होगा क्या? शायद यह सवाल इतना ज्यादा डीएमके को डरा चुका है या एआईडीएमके को चौंका चुका है कि कहीं दोनों एक साथ तो नहीं हो जाएंगे। यानी बरसों बरस से जब एमजीआर 1977 में तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखते हैं, उस समय से डीएमके और एआईडीएमके कभी उसकी सत्ता कभी इसकी सत्ता, और इसी दायरे से चलते चलते 2026 के चुनाव में एमजीआर की तर्ज पे ही विजय सिल्वर स्क्रीन से उतरकर चुनावी मैदान में कूदते हैं और जनता हाथों हाथ लेती है और तमिलनाडु में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर विजय की पार्टी टीवीके उभर कर सामने आ जाती है। लेकिन जो पेच जहां फंसा है और जहां पर राज्यपाल सक्रिय हैं और जहां पर दिल्ली सक्रिय है, वो दरअसल उस पूरी राजनीतिक परिस्थितियों को कहीं बदल तो नहीं देगी। यानी जो दिखाई दे रहा है उससे हटकर तमिलनाडु की सियासत कहीं चलने तो नहीं लगेगी। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि टीवीके को 108 एमएलए की जीत मिली। उसमें विजय जो उनके नेता हैं 2 जगह से जीते, लेकिन फिर भी 108 हैं और 234 की विधानसभा में बहुमत के लिए 118 एमएलए चाहिए। आनन फानन में नहीं बल्कि एक लंबी सोच के बाद कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और कहा कि हमारे 5 एमएलए आपके साथ खड़े हैं। 108 से बात आगे बढ़ी और 113 पर आकर खड़ी हो गई। अभी भी 5 एमएलए और चाहिए और यहीं पे राजभवन सक्रिय हो गया। जब विजय पहुंचे कांग्रेस का समर्थन पत्र देते हुए और अपने विधायकों की लिस्ट सौंपते हुए कि हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, तो राज्यपाल ने एक झटके में कहा बहुमत के लिए 118 एमएलए की लिस्ट चाहिए। उससे पहले कैसे हम इजाजत दे सकते हैं? आपके पास तो 118 एमएलए है नहीं। और यह बात इस दिशा में चली गई कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें डीएमके और एआईडीएमके को अगर माइनस भी कर दें तो उसके बाद सीपीआई के 2 एमएलए, सीपीएम के 2 एमएलए और वीसीके के 2 एमएलए, ये सभी एक साथ, यहां तक कि कांग्रेस भी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। अब सवाल है कि डीएमके के खिलाफ लगातार चुनावी रैलियों में विजय जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि पॉलिटिकली इन लोगों के साथ खड़ा हुआ नहीं जा सकता है और वैचारिक तौर पर बीजेपी का वो विरोध करते हैं। यानी मैसेज बहुत साफ था, ना डीएमके के साथ ना बीजेपी के साथ। अब यहां पर सवाल था तो क्या एआईडीएमके के साथ, और एआईडीएमके के साथ अगर वो आते हैं तो उनके पास लगभग 47 एमएलए हैं। लेकिन एआईडीएमके के भीतर भी यह विरोध शुरू हो गया। कुछ ने कहा जा सकते हैं, कुछ ने कहा नहीं जाएंगे। अब यहां पे या तो पार्टी टूट जाए, लेकिन पार्टी टूटेगी तो फिर 2/3 से उसे टूटना होगा, यह भी मुश्किल। और इन सब के बीच सीपीआई और सीपीएम और वीसीके ने खामोशी बरत ली। लेफ्ट ने कहा हमारी बैठक परसों होगी और उस बैठक में हम तय करेंगे, जो एक लिहाज से पॉलिट ब्यूरो की बैठक होती है, उसमें हम तय कर पाएंगे कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमने चुनाव तो डीएमके के साथ मिलकर लड़ा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उस दिशा में हम कैसे चले जाएं, तो हमें फैसला लेने के लिए वक्त चाहिए। इधर राज्यपाल ने अपनी घड़ी घुमा दी और कहा कि 118 लेकर आइए, तभी हम आपको
शपथ ग्रहण की इजाजत देंगे। और लेकिन अगला सवाल यहीं पर फंस गया। सामान्य तौर की परिस्थिति है, सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाते ही हैं, और राज्यपाल जब बुलाते हैं तो उसके बाद एक वक्त दिया जाता है, 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, कि वो सदन के भीतर अपना बहुमत साबित करें। लेकिन यहां राज्यपाल सक्रिय, दिल्ली सक्रिय। अब दिल्ली की सक्रियता का मतलब क्या है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सीट है, यानी लोकसभा चुनाव पिछला या उससे पहले का विधानसभा चुनाव, इस तुलना में करें तो इस बार बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली, और वह एआईडीएमके के साथ खड़ी थी। डीएमके के साथ कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस को भी सिर्फ 5 सीट मिली, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने तय कर दिया इस बार ना डीएमके ना एआईडीएमके, और सभी टीवीके के साथ चले गए। इतिहास रचा जा रहा था, इतिहास दोहराया जा रहा था, लेकिन एक नए पॉलिटिकल इतिहास की दिशा में राजभवन और दिल्ली की सक्रियता ने जतला दिया कि दरअसल कोई नया गेम शुरू तो नहीं हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, क्या इन सब के बीच पहली बार, यानी डीएमके तो 60 के दशक से है, 1977 में एमजीआर का आगमन होता है, और तब से एआईडीएमके और डीएमके दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी के तौर पर आमने सामने। लेकिन अगर तमिलनाडु के वोटरों को अब दोनों पार्टियां ठीक नहीं लगती है, तो इसका मैसेज एक और निकल कर आया, जिसको दिल्ली ने पकड़ लिया। उसका मानना है अब तो कांग्रेस ने पत्र बकायदा दे दिया टीवीके को, यह कहते हुए कि हम आपके साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं। न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या फिर जो दूसरे चुनाव होते हैं राज्यों को लेकर, उसमें भी हमारी और आपकी सहभागिता होगी। यानी एक लिहाज से दरवाजे कांग्रेस ने डीएमके के लिए बंद कर दिए, और वो शिफ्ट हो गई टीवीके की तरफ, यानी विजय की तरफ। राहुल गांधी के मुरीद है विजय, और विजय को राजनीतिक पाठ एक वक्त राहुल गांधी ने भी पढ़ाया। जाहिर है ये करीबी इस चुनाव परिणामों के जरिए दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई, और बिना लाग लपेट दिए एक पत्र सौंप दिया गया टीवीके को, और जो 5 एमएलए है, पांचों एमएलए पहुंचे विजय से मिलने के लिए। लेकिन जो पेच है सबसे बड़ा, वो ये है कि क्या इस दौर में दिल्ली की सक्रियता इसलिए शुरू हो गई, अगर एआईडीएमके और डीएमके सरकार बना लेते हैं, दोनों के पास इतनी ताकत तो है, क्योंकि डीएमके के साथ जो डीएमडीके है, जो वीसीके है, जो सीपीआई है, जो सीपीएम है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, अगर सबको जोड़ दे तो ये 68 सीट हो जाती है, माइनस कांग्रेस। और दूसरी तरफ एआईडीएमके के साथ पीएमके है 4 एमएलए के साथ, एएमएमके है 1 एमएलए के साथ 52, माइनस बीजेपी। बीजेपी बाहर, कांग्रेस बाहर, टीवीके बाहर, और ये दोनों मिलकर सरकार बना ले, तो यह राजनीतिक तौर पर तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव होगा, और दोनों मिलकर राज्यपाल को पत्र देने की स्थिति में भी हैं। अब सवाल यहां पर है कि अगर वाकई टीवीके और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में बढ़ जाते, और लगभग 50-50 एमएलए के जरिए डीएमके और एआईडीएमके की मौजूदगी विधानसभा के भीतर होती, तो बीजेपी की राजनीतिक जमीन तो इतनी पोपली है, वो कभी पनप ही नहीं सकती थी। अन्नामलई ने बड़ी कोशिश की, इस बार तो उनकी भी नहीं सुनी गई, और एआईडीएमके के साथ बीजेपी आगे बढ़ गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस, दिल्ली हाईकमान चाहते थे कि वो किसी भी हालत में टीवीके के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की जो राज्य की लॉबी है, जिसमें पुराने धुरंधर नेताओं की शुमारी है, वह तो मुरीद थे डीएमके के साथ चलते थे, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी उसी डिजाइन से तमिलनाडु में चलती है। और अब दिल्ली को यह लगने लग गया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए जहां हंग असेंबली होगी और कोई सरकार नहीं बना रहा होगा, और राज्यपाल इस बात का ऐलान कर दे कि असेंबली हंग है, चुनाव फिर से होंगे, तो एक झटके में डीएमके और एआईडीएमके को जनता दरकिनार कर देगी, बहुत कमजोर हो जाएंगे। बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ेगी, और उसे यह भरोसा है
वह विपक्ष की सीट हथियाने में कामयाब हो जाएगी, यानी उसकी संख्या अपने बूते डीएमके और एआईडीएमके के जात से ज्यादा हो जाएगी और कांग्रेस तो टीवीके के साथ चुनाव लड़ रही होगी। इस उलझन को एक एक करके जरा सुलझाया जाए तो पहले जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। जब राज्यपाल से मिलने गए और उससे पहले जो पत्र सौंपा गया था कांग्रेस के जरिए, उस पत्र को भी संलग्न किया गया, पांचों एमएलएस का नाम लिखा गया और राज्यपाल को टीवीके के नेता विजय ने यह पत्र सौंप दिया। राज्यपाल को सौंपा गया पत्र और उसके बाद न्योता सरकार बनाने के देने की परंपरा रही है, लेकिन राज्यपाल ने उस पत्र को देखकर कहा इसमें 113 का जिक्र है, 118 चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक झटके में राज्यपालों की किताबें खुलने लग गई और पता चला कि महाराष्ट्र के भीतर तो बकायदा एक वक्त जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और वहां के राज्यपाल शपथ दिला रहे थे, उस वक्त तो उनके पास बहुमत था ही नहीं, फिर भी शपथ ग्रहण हो रहा था। उसके बाद जब सरकार गिराई गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि राज्यपाल महाराष्ट्र के उस वक्त जो थे उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है। यानी राज्यपालों के जरिए दिल्ली की राजनीतिक सक्रियता अब तमिलनाडु के भीतर घुस चुकी है। और यह संदेश इसलिए बड़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी जीत, जिसके जश्न में वो चाहते हैं कि पूरा देश शरीक हो जाए और राजनीतिक तौर पर जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं उससे हटकर इस जीत के पैमाने को पूरा देश देखे और समझे। लेकिन ऐसे में तमिलनाडु के भीतर जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन पत्र दिया तो समर्थन पत्र देने के साथ साथ उसमें एक ऑब्जेक्शन यह भी लिख दिया और लगा दिया और कह दिया, किसी भी हालत में टीवीके यानी विजय सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं लेंगे और उसमें एनडीए और उसके सहयोगियों का किसी का भी साथ वो नहीं लेंगे। और हमारा मिशन है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे लड़ना, और हम सेकुलरिज्म के साथ खड़े हैं। और इसका खुले तौर पर इजहार जब पत्र देने जा रहे थे कांग्रेस के नेता और मीडिया से पूछा गया कि आपने कुछ इसमें शर्तें भी रखी हैं, उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं है सिवाय इसके कि सांप्रदायिक ताकतों को अलग रखना है। Yeah, why AIDMK? We said anybody who deals with the BJP should not be. So, sir, what conditions are there, sir? Conditions are Anybody who is with BJP, Yes, sir. any allies of the BJP connected to BJP should not be part of this government. This is only our condition. And sir, did you ask? What is the condition? Condition is only that there should not be any BJP allies in the government. Okay, if the AIDMK comes, will the Congress be uncomfortable? No, we don't want any BJP allies in this government Oh, because we want to support, have a secular, progressive government. तो क्या पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ताकतें चुनाव जीती हैं और तमिलनाडु में उन्हें रोका जा रहा है, या फिर कांग्रेस उसका प्रभाव दक्षिण भारत में लगातार विस्तार पा रहा है? क्योंकि केरल में उनकी सरकार बन गई, कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, तेलंगाना में पहले से ही सरकार है और अब तमिलनाडु में जो सरकार बन रही है उसमें कांग्रेस की सहभागिता, यानी दक्षिण के राज्यों में बचा सिर्फ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के भीतर भी
फिल्मी कलाकारों की पहुंच पकड़ बहुत पुरानी रही है। एनटीआर के दौर को भी याद कर लीजिए। जब आप एनटीआर का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर है यह प्रभाव विस्तार के साथ तमिलनाडु से निकलकर आंध्र प्रदेश को भी आने वाले चुनाव में छुएगा ही। बीजेपी या कहें दिल्ली की सक्रियता इस बात की इजाजत कैसे दे सकती है? तो राज्यपाल की सक्रियता अब यहां पर एक क्षण के लिए तमिलनाडु की उस वोटर की मानसिकता को भी पकड़िए, क्योंकि जब आप इसे समझ रहे हैं तो फिर इतिहास के पुराने पन्नों को पलटिएगा तो कांग्रेस की पहचान तमिलनाडु में एक वक्त कामराज के जरिए ही आई थी। 1962, 1957, उससे पहले चले जाइए, या 52 यानी पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, 52, 57 और 1962 तीनों वक्त में कामराज की सत्ता यानी कांग्रेस की सत्ता थी। और 1967 में डीएमके को लेकर अन्ना दुरई आते हैं और फिर अन्ना दुरई की सत्ता की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये 67 के बाद 77 में जब एमजीआर निकल कर आते हैं तो पूरा तमिलनाडु उनके साथ खड़ा हो जाता है। मुश्किल यह है कि एमजीआर की तुलना में वोट तो ज्यादा विजय को मिले यानी टीवीके को मिले, लेकिन एमजीआर को 144 सीटें मिली थी 234 में से। विजय को दूसरी तरफ 108 सीटें मिली है 234 में से। परसेंटेज ऑफ वोट लगभग 1.5% एमजीआर की तुलना में ज्यादा है। यानी जनता के भीतर 1977 का जादू 2026 के जादू से कहीं बड़ा है, लेकिन संख्या के लिहाज से वह छोटा पड़ गया। और मुश्किल यह है कि अगर वो वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस भी अपने तौर पर इस वक्त सबसे कमजोर ताकत के तौर पर उभरी है। उसके पास सिर्फ 5 सीटें हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसके पास 18 एमएलए थे। उससे पहले 2016 में चले जाइएगा तो 8 एमएलए थे। 2011 में जरूर 5 एमएलए कांग्रेस के पास हुआ करते थे जो इस वक्त मौजूद है। उससे पहले की परिस्थिति देखिएगा तो 2006 में तो उसके 34 एमएलए थे, 2001 में 7 एमएलए थे। जब आप इस पूरे इतिहास को पलटना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में यह भी आए कि एक वक्त 1991 जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उस बरस जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 60 सीटें, 60 एमएलए कांग्रेस के थे, जो एक लिहाज से कामराज के बाद सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उसी वक्त उभर कर सामने आई थी कांग्रेस। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की ताकत कमजोर है, लेकिन वैचारिक तौर पर टीवीके और विजय उसके साथ खड़े हैं। यह परिस्थिति बीजेपी के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ जो नए समीकरण बनने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें यह कैसे डीएमके और एआईडीएमके बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनकी पूरी राजनीति एक झटके में थम जाए। और दिल्ली की सक्रियता भी कैसे सक्रिय नहीं होगी जब उसे पता चलेगा कि दरअसल कांग्रेस, राहुल गांधी, उनकी मौजूदगी खुले तौर पर जब दिल्ली के पार्लियामेंट और दिल्ली के चौक चौराहों पर जब चुनौती देती है, या देश के किसी हिस्से में भी, अब वो जब तमिलनाडु के भीतर उनकी पार्टी की मौजूदगी होगी तो फिर ये चुनौती तो व्यापक और बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आज जब 5 एमएलए पहुंचे विजय को सौंपने के लिए समर्थन पत्र, इस मिलन समारोह को भी देख लीजिए। इन तमाम हालातों में 3 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात तो यह है, मैथमेटिक्स के लिहाज से किसी को बहुमत मिला नहीं है, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अभी भी जो इस वक्त टीवीके के पास जितने एमएलए चाहिए वो नहीं है। राज्यपाल को क्या करना चाहिए? दूसरी बात, इस मैथमेटिक्स से हटकर अक्सर सदन ही तय करता है कि जिसको राज्यपाल बुलाते हैं, क्योंकि राज्यपाल की मौजूदगी एक औपचारिकता की है।
जहां पर वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाते ही हैं। और जिस स्थिति में इस वक्त तमिलनाडु है, अगर कोई सरकार नहीं बना पाए तो राज्यपाल सीधे चुनाव का ऐलान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह तंत्र और इस दौर का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग है। राज्यपाल कुछ भी कर सकते हैं। यह बात तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हों, एक वक्त केरल के राज्यपाल हों, या फिर एक वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हों, एक वक्त चंडीगढ़ में बैठने वाले राज्यपाल, तमाम जगहों पर देखिएगा तो राज्यपाल इस दौर में केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। और राज्यपालों की भूमिका राजनीतिक तौर पर सक्रियता के साथ खूब चलती है, क्योंकि वह खुद भी उसी पॉलिटिकल मैदान से आए हुए होते हैं। अब वैसे राज्यपाल नहीं होते हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में ना आए हो। मसलन इस वक्त जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, ये गोवा की पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, बीजेपी की पार्टी से। अब सवाल आपके जहन में और साफ होगा कि अगर राज्यपाल की भूमिका किसी पॉलिटिशियन की तर्ज पर चली जाए तो वह जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है उसके अनुकूल उसकी सक्रियता तो होगी ही। तो जोड़ घटाव करने की परिस्थिति में हर हाल में बीजेपी दक्षिण भारत में कदम रखना चाहती है, और उसमें भी तमिलनाडु उसके लिए दुखती रग है। तो क्या राज्यपाल की भूमिका पुराने तमाम प्रोटोकॉल या पुराने संवैधानिक परिस्थितियों से हटकर उस दिशा में बढ़ गई है जो मैसेज है? और तीसरी बड़ी बात, इस राजनीति में क्या कोई वैचारिक परिस्थिति या कोई विचारधारा या प्रतिद्वंदिता कोई मायने रखती नहीं है? क्योंकि नया संदेश तो वाकई ये है कि अगर डीएमके और एआईडीएमके अपने तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना ले तो फिर क्या होगा। डीएमके कह रहा है कि सिर्फ आप बीजेपी को लेकर मत आइएगा, और बीजेपी के पास एक एमएलए है। एआईडीएमके ने कांग्रेस को लेकर शर्त नहीं रखी है, लेकिन कांग्रेस अडिग है कि वो टीवीके के साथ जा रही है। तो अगर ये हालात बनते हैं तो इसका मैसेज बहुत साफ होगा कि चुनाव परिणामों से हटकर, उन परिणामों से हटकर जो बनी हुई राजनीतिक सत्ता है, जनता ने उसे वोट दिया ही नहीं और वो सरकार में आ गए। यहां पर राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका और केंद्र की सक्रियता जो इस दौर में नजर आ रही है, उसकी भूमिका वाकई मायने रखती है। फिर भी इंतजार करना ही होगा, क्योंकि अभी तक की तैयारी थी कि कल शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन अभी की जानकारी है ये कल शपथ ग्रहण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लेफ्ट निर्णय कल नहीं लेगा, वो परसों लेगा। तो क्या उनके निर्णय तक मामला अटकेगा, या इन सब के बीच पूरी द्रविड़ राजनीति अपने आप को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए लगभग 5-6 दशकों की उस सियासत को छोड़ देगी जहां एक तरफ डीएमके और एक तरफ एआईडीएमके थी, और एक नई राजनीतिक परिस्थिति तमिलनाडु के भीतर खड़ी हो जाएगी। ये जनता के साथ धोखा, या राज्यपाल की भूमिका, उनकी सक्रियता, या दिल्ली के अपने विचार, बीजेपी को स्थापित करने की सोच, या कांग्रेस का सांप्रदायिक पार्टियों को दूर करने के लिए एक सत्ता में आकर वैचारिक लड़ाई की शुरुआत, या फिर जिस ग्लैमर की दुनिया से विजय निकल कर आए, कोई स्क्रिप्ट उनकी फिल्मों में ऐसी लिखी नहीं जाती जो इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में और चेन्नई के राजभवन के भीतर से चलते हुए सीधे दिल्ली से संवाद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।